To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। इससे पहले हमने देखा था फोरियर सीरीज़ एंड अपने एक वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था अगर हमारे पास सिग्नल है कंटिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल तो उसके लिए हम बात करते हैं फोरियर सीरीज़ की। अगर हमारे पास सिग्नल है कंटिन्यूस नॉन पीरियोडिक सिग्नल तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म को। तो यहाँ पे हम ऐसे सिग्नल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कंटिन्यूस हैं बट नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, तो इसके लिए यहाँ पे हम फाइंड करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिग्नल है इस तरह से, ये एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है जिसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास सपोज a एंड इसकी ड्यूरेशन है हमारे पास सपोज फ्रॉम -t/2 टू +t/2। तो इस तरह के सिग्नल के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की एंड फाइंड करेंगे कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या होगा। अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म को एक लाइन में डिफाइन करूँ तो यहाँ पे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ अ टूल टू ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी डोमेन बिहेवियर ऑफ एनी टाइम डोमेन सिग्नल। तो हमारे पास टाइम डोमेन में कोई सिग्नल है कंटिन्यूस नॉन पीरियोडिक सिग्नल एंड उसे हमें डिकम्पोज करना है इनटू इट्स साइनोसॉइडल कंपोनेंट इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम जो टूल यूज़ करेंगे उसे हम कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F ओमेगा से। कुछ बुक्स में इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F S से भी, या फिर कुछ बुक में इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F इन कर्ली ब्रैकेट x ऑफ t। xt हमारे पास जो सिग्नल है गिवन सिग्नल, इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। मैं यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए यूज़ करूँगा f ऑफ ओमेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर किसी बुक में f ऑफ s से रिप्रेजेंट किया गया है या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है या फिर किसी और तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे f ऑफ ओमेगा से। यहाँ पे अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के एक्सप्रेशन की बात करें, फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले की बात करें तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास f ऑफ ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ xt, जो कि गिवन सिग्नल है जिसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, e⁻⁻ dt एंड लिमिट होगी हमारे पास फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहाँ पे आपको जो फार्मूला दिखाई दे रहा है ये आपको याद रखना है। यहाँ पे फार्मूला ड्राइव किस तरह से होता है मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए यहाँ पे सिर्फ फार्मूले को याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको जो फार्मूला है, जो एक्सप्रेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए f ओमेगा के लिए, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन होता है क्योंकि जब मैं आपको इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म बताऊंगा तो वहाँ पे हमारा जो फार्मूला होगा वो सिमिलर होगा, यहाँ पे इसकी तरह कुछ डिफरेंस होगा, तो वहाँ पे हमारे पास अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूले में एंड इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूले में। इसीलिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे याद रखने के लिए। फोरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूले के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन सिग्नल होता है xt, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन से। e⁻⁻t एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, तो यहाँ पे हम xt को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन से एंड उसे इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट होती है हमारे पास फ्रॉम -∞ टू +∞। तो इस तरह से जो है आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे याद रहेगा। अब आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूला यहाँ पे बताना चाहूँगा जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में बार बार यूज़ होंगे, सिग्नल सिस्टम में जो कि बार बार यूज़ होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ फार्मूला यहाँ पे मैंने लिया हुआ है तो वो आपको याद रखना है। सिग्नल सिस्टम में e⁻⁻j⍵t ये इक्वल होता है हमारे पास cos ⍵t प्लस j sin ⍵t से। आई होप आपको ये फार्मूले जो है पहले से याद होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको इसको याद करने के लिए सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। आपको बस ये जो फार्मूला है ये याद रखना है। इसके अलावा जो 3 फार्मूलेस और हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको याद हो जाएंगे। किस तरह से, e⁻⁻j⍵t हमारे पास होता है cos ⍵t प्लस j sin ⍵t, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू होती है -ओमेगा तो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं ओमेगा को -ओमेगा से, तो हमारे पास फार्मूला होगा e⁻⁻j⍵t इक्वल टू cos ⍵t माइनस ऑफ j sin ⍵t। यहाँ पे हमने ओमेगा को रिप्लेस किया -ओमेगा से, तो यहाँ पे भी जो है ओमेगा रिप्लेस होगा -ओमेगा से
एंड कॉस माइनस एक्स इक्वल टू होता है हमारे पास कॉस एक्स, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है इसीलिए हमारे पास कॉस माइनस ओमेगा टी इक्वल होगा हमारे पास कॉस ओमेगा टी के। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉस ओमेगा टी। एंड यहाँ पे हमारे पास साइन टी एक ऑड फंक्शन है इसीलिए यहाँ पे साइन माइनस ओमेगा टी इक्वल होता है हमारे पास माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी से। तो यहाँ पे हमारे पास e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी के लिए फॉर्मूला होता है कॉस ओमेगा टी माइनस जे साइन ओमेगा टी। अब अगर हमें यहाँ पे कॉस ओमेगा टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऐड जब हम करेंगे तो कॉस ओमेगा टी इक्वल टू हमें मिलेगा e टू द पावर ऑफ जे ओमेगा टी प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। इसी तरह से अगर हमें साइन ओमेगा टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन से सेपरेट करना होगा सेकंड इक्वेशन को। तो यहाँ पे हमारे पास साइन ओमेगा टी की वैल्यू मिलेगी साइन ओमेगा टी इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा टी माइनस ऑफ ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। एंड यहाँ पे हमारे पास जे ओमेगा टी था तो जे जो है यहाँ पे नीचे आएगा तो हमें मिलेगा डिवाइड बाई 2j। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये सारे फार्मूला जो है आपको याद रखना है, तीनों फार्मूले चारों फार्मूले ये बार बार रिपीट होंगे सिग्नल एंड सिस्टम में एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म में, तो इसको आपको याद रखना अच्छे से। चलिए इसके आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह से फाइंड करते हैं ये भी फाइंड करके दिखा देता हूँ। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अलग अलग सिग्नल्स के लिए मैं यहाँ पे ड्राइव करके नहीं दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो निकल के आ रहा है, क्योंकि अगर हम गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना नहीं है। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मेनली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं गेट के एग्जाम में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो मेनली देखने को मिलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ से। पर अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो सपोज़ हमारे पास एक सिग्नल है, हम वही सेम सिग्नल लेंगे एक रेक्टेंगुलर सिग्नल एंड इसके लिए यहाँ पे हम फाइंड करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड था इसका a एंड इसकी ड्यूरेशन थी फ्रॉम -t/2 टू +t/2। इसके लिए अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का हमारे पास फॉर्मूला होता है f ऑफ ओमेगा इक्वल टू xt e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी एंड लिमिट्स होती है हमारे पास फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी। यहाँ पे इस सिग्नल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट होगी वो होगी फ्रॉम -t/2 टू +t/2 एंड यहाँ पे हमारे पास जो xt है वो गिवन है a, क्योंकि फ्रॉम -t/2 टू +t/2 हमारे पास जो सिग्नल है उसकी वैल्यू हमारे पास a। तो यहाँ पे हम xt को रिप्लेस करेंगे a से, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होगा हमारे पास f ऑफ ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी। लिमिट होगी हमारे पास -t/2 टू +t/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं a जो है वो कांस्टेंट है तो यहाँ पे मैंने a को कॉमन निकाला एंड e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डिवाइड बाई माइनस जे ओमेगा एंड यहाँ पे लिमिट से हमारे पास फ्रॉम -t/2 टू +t/2। अब यहाँ पे हम सिंपली लिमिट को पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a मैंने कॉमन निकाला एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास है माइनस ऑफ जे ओमेगा तो इसे भी मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला एंड यहाँ पे हम e टू द पावर ऑफ जे ओमेगा टी में लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी/2 माइनस e टू द पावर ऑफ प्लस जे ओमेगा टी/2। यहाँ पे माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा जब हम लिमिट पुट करेंगे -t/2। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है वो इस तरह से हमें मिलेगा। यहाँ पे राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, आप आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ इसीलिए। अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ फॉर्मूलेस देखे हुए थे, वहाँ पे हमने देखा था अगर हमारे पास फंक्शन होता है e टू द पावर ऑफ प्लस जे ओमेगा टी माइनस ऑफ e टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डिवाइड बाई 2j, तो ये इक्वल होता है हमारे पास साइन ओमेगा टी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ कुछ उसी तरीके से है। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस एंड यहाँ पे ये भी हो जाएगा हमारे पास प्लस एंड ये हो जाएगा माइनस। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो कुछ कुछ उसी तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे हमें डिवाइड करना होगा 2j से कम्प्लीटली उसकी तरह कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने इसे डिवाइड किया 2j से। तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा 2j से, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 2j से।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं e टू दी पावर ऑफ प्लस जे ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ e टू दी पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डिवाइड बाई 2j इक्वल होगा हमारे पास साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 के। तो यहाँ पे मैं इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को लिखता हूँ यहाँ पे इक्वल टू साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था उसी फॉर्मूले के हेल्प से मैं यहाँ पे इसे लिखता हूँ साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं j से j कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे हमें मिलेगा 2a डिवाइड बाई ओमेगा। अब मैंने आपको किसी एक लेक्चर में मैंने सैम्पलिंग फंक्शन के बारे में वहाँ पे बताया हुआ था। सैम्पलिंग फंक्शन होता है हमारे पास इक्वल टू साइन x डिवाइड बाई एक्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास फंक्शन मिल रहा है साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 से, तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 से, तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना होगा ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 से। तो हमारा जो ये फंक्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक सैम्पलिंग फंक्शन में। तो यहाँ पे मैं इसे कन्वर्ट करके लिखता हूँ सैम्पलिंग ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमेगा से ओमेगा जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से जो 2 है हमारे पास कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे हमें मिलेगा a मल्टीप्लाइड बाई टी। तो यहाँ पे मैंने इसे लिखा a टी सैम्पलिंग ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है f ऑफ ओमेगा इस रेक्टेंगुलर सिग्नल के लिए वो निकल के आ रहा है a टी सैम्पलिंग ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर सिग्नल के लिए हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है एक सैम्पलिंग सिग्नल। अब यहाँ पे अगर मैं सैम्पलिंग सिग्नल को वेव फॉर्म के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। सैम्पलिंग सिग्नल की जो वेव फॉर्म होती है हमारे पास वो होती है कुछ इस तरीके से, ये इन्फिनिटी तक जो है वो एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह से हमारे पास जो वेव फॉर्म है निगेटिव डायरेक्शन में भी इस तरह से माइनस इन्फिनिटी तक जो है जाएगी। तो यहाँ पे हमने सैम्पलिंग सिग्नल की वेव फॉर्म को शो किया हुआ है। हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो हमें मिल रहा है AT, तो यहाँ पे मैंने लिखा AT एंड यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो मिलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो सिग्नल है रेक्टेंगुलर सिग्नल, इसकी ड्यूरेशन हमारे पास गिवन है कैपिटल T। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी 1/T। अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करूँ रेडियन में तो यहाँ पे हमारे पास रेडियन में फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी ओमेगा इक्वल टू 2π डिवाइड बाई टी। तो हमारे पास रेडियन में फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है 2π/T, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2π/T। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 4π/T। इसी तरह से यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 6π डिवाइड बाई टी एंड यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी -2π डिवाइड बाई टी, यहाँ पे होगी -4π डिवाइड बाई टी। तो इस तरह से हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे निकल के आ रहा है एक सैम्पलिंग सिग्नल। मैंने आपको यहाँ पे वेव फॉर्म भी शो करके दिखाई हुई है। यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सिग्नल था एंड इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास निकल के आ रहा है एक सैम्पलिंग सिग्नल जिसकी वेव फॉर्म होगी हमारे पास इस तरह से। अब यहाँ पे हमने देखा फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो निकल के आ रही है 2π/T। अब अगर हम बात करें बैंडविड्थ की तो इस सिग्नल के लिए हमारे पास बैंडविड्थ क्या होगी, तो बैंडविड्थ आप देख सकते हैं हमारे पास जो बैंडविड्थ होगी वो होगी 2π/T। बैंडविड्थ की अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूँ तो बैंडविड्थ होती है हमारे पास रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑक्यूपाइड बाय द सिग्नल इस बैंडविड्थ। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेंज होगी पॉजिटिव साइड में हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सिग्नल है वो फर्स्ट टाइम इमेजिनरी एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल की बैंडविड्थ होगी वो होगी 2π/T। एंड यहाँ पे हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो सिग्नल था ये एक टाइम लिमिटेड सिग्नल था जिसकी रेंज थी हमारे पास -T/2 2 + T/2। एंड यहाँ पे जब हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बैंड लिमिटेड सिग्नल हमारे पास नहीं है। तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालते हैं एंड हम कह सकते हैं अ टाइम लिमिटेड सिग्नल कैन नॉट बी बैंड लिमिटेड सिग्नल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितनी भी बातें यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे जो पॉइंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेव फॉर्म को देख के हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं अ टाइम डोमेन सिग्नल कैन नॉट बी बैंड लिमिटेड सिग्नल।
एंड फ्रीक्वेंसी के लिए काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो है 2π/t। मैंने आपको बताया कि इस तरह से अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल गिवन है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टाइम है सिग्नल यहाँ पे कट कर रहा है, इसीलिए हमारे पास जो रेंज होगी यहाँ से यहाँ तक वो है 2π/t। इसीलिए हमारे पास जो बैंडविड्थ होगी वो होगी 2π/t। तो काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि बैंडविड्थ जो है वो -2π/t क्यों नहीं होती। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो बैंडविड्थ होती है हम पॉजिटिव साइड में देखते हैं हमेशा। देयर इज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ निगेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास जो बैंडविड्थ होगी वो होगी हमेशा पॉजिटिव साइड में हम देखेंगे बैंडविड्थ के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो बैंडविड्थ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 2π/t। ये जो बैंडविड्थ है हमारे पास ये है रेडियन में। अगर हर्ट्ज में मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे हमारे पास हर्ट्ज में जो बैंडविड्थ निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1/t हर्ट्ज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो सिग्नल की बैंडविड्थ है ये डिपेंड कर रही है उसके टाइम ड्यूरेशन में। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना है तो यहाँ पे हमारे पास जो बैंडविड्थ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम टाइम ड्यूरेशन को कम करते हैं तो हमारी जो बैंडविड्थ है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर हम टाइम डोमेन में सिग्नल को कंप्रेस करते हैं, मतलब इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है उसे कम करते हैं, तो हमारी जो बैंडविड्थ है वो यहाँ पे बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कंप्रेशन इन टाइम डोमेन, एक्सपांसन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसी तरह से वाइस वर्सा भी वैलिड है, एक्सपांसन इन टाइम डोमेन देन कंप्रेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है, अगर हम टाइम डोमेन में कंप्रेशन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें एक्सपांसन देखने को मिलेगा, अगर हम टाइम डोमेन में एक्सपांसन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें कंप्रेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक और कंसेप्ट है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कंसेप्ट है हमारे पास डीसी कंपोनेंट। डीसी कंपोनेंट क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारे पास सिग्नल गिवन है एंड यहाँ पे हम देखें फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये ओमेगा की वैल्यू है, तो एट ओमेगा इक्वल टू 0 हमारे पास जो सिग्नल की वैल्यू है वो है 80। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस सिग्नल के लिए आपको डीसी कंपोनेंट फाइंड करना है तो सिंपली यहाँ पे आपको सिग्नल की वैल्यू फाइंड करना है एट ओमेगा इक्वल टू 0। तो सिग्नल्स वैल्यू एट ओमेगा इक्वल टू 0 इज़ नोन एज डीसी कंपोनेंट ऑफ सिग्नल। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल की डीसी कंपोनेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा x0 इक्वल टू 80 एंड डीसी कंपोनेंट जो होता है हमारे पास वो होता है इक्वल टू एरिया ऑफ सिग्नल। अभी मैंने आपको दिखाया था हमारे पास जो रेक्टेंगुलर सिग्नल था इसका जो एरिया होता है हमारे पास वो होता है 80। यहाँ पे जब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे इसे इंटीग्रेट करेंगे टाइम लिमिट -t/2 टू +t/2 से एंड हमारे पास सिग्नल है a dt। अब जब आप इसको इंटीग्रेशन यहाँ पे फाइंड करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलेगी 80 जो कि होगा इस सिग्नल का एरिया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी आप देख सकते हैं एट ओमेगा इक्वल टू 0 हमें वैल्यू मिल रही है कैपिटल 80। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल 80 होगा ये होगा एरिया ऑफ सिग्नल। तो यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकाल सकते हैं, डीसी कंपोनेंट जो होता है हमारे पास वो होता है सिग्नल्स वैल्यू एट ओमेगा इक्वल टू 0 जो कि होता है हमारे पास इक्वल टू एरिया ऑफ सिग्नल, जिसे हम एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल भी बोलते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है, वो है हमारे पास एब्सेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सिग्नल में सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो जिस फ्रीक्वेंसी में हमें 0 मिल रहा है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एब्सेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नल की जो वैल्यू है इस फ्रीक्वेंसी में हमें मिल रही है 0। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें तो इस फ्रीक्वेंसी के लिए भी हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो मिल रहा है यहाँ पे 0। इसी तरह से यहाँ पे सारी जगह हमें मिल रहा है सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0। तो अगर मैं आपसे एब्सेंट फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो एब्सेंट फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास 2π/t, 4π/t, इसी तरह से 6π/t एंड सो ऑन। एंड निगेटिव साइड में भी हम देखें तो -2π/t, -4π/t। तो ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास ये है हमारे पास एब्सेंट फ्रीक्वेंसी। तो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि एब्सेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी गिवन सिग्नल के लिए। तो एब्सेंट फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल गिवन होगा उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड जिस फ्रीक्वेंसी में हमें 0 मिलता है उसे हम बोलते हैं एब्सेंट फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास यहाँ पे जितनी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैंने लिखी है ये है हमारे पास एब्सेंट फ्रीक्वेंसी फॉर गिवन सिग्नल। एंड यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है ये है रेडियन में, इसे हम हर्ट्ज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे सिंपली डिवाइड करेंगे 2π से। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हमने देखा
अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है, रेक्टेंगुलर सिग्नल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए रेक्टेंगुलर टी डिवाइड बाई कैपिटल टी। कैपिटल टी है हमारे पास सिग्नल का ड्यूरेशन। तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिलता है एक सैम्पलिंग सिग्नल, सैम्पलिंग ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, एंड इसका एम्पलीट्यूड हमें यहाँ पे मिल रहा है ए टी। इसी तरह से अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल गिवन है एक सैम्पलिंग सिग्नल, एंड इसका हमें इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे फाइंड करना है, तो इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा एक रेक्टेंगुलर सिग्नल। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये आपको याद रखना है। अगर हमारे पास सिग्नल गिवन है एक रेक्टेंगुलर सिग्नल ए रेक्टेंगुलर टी डिवाइड बाई टी, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमें मिलेगा कैपिटल ए टी सैम्पलिंग ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़, एंड देखेंगे कि कुछ और सिग्नल्स के लिए हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या निकल के आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है आपकी, तो वो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।